IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया में एक नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज के बारे में हम लोग जानेंगे कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, कब किया था, कहां पे किया था और सुभाष चंद्र बोस का इससे संबंध कैसे आया। सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना नहीं किए थे, लेकिन आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर बनाए गए थे पहली बार। तो आजाद हिंद फौज में जो सिपाही थे वो ब्रिटिश सिपाही थे, ब्रिटिश भारतीय सिपाही थे, जो ब्रिटिश सेना को छोड़ करके आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। और इनका भी उद्देश्य था भारत को आजाद कराना, जापान और जर्मनी की मदद से। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको यहाँ बता दूंगा। सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं और कैसे उन्होंने यहाँ तक इसको पहुंचाया है, और आजाद हिंद फौज से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। मैप और डायग्राम के माध्यम से हम आपको एक एक चीज बता देंगे। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप गलत ना होने पाए, क्योंकि आजाद हिंद फौज से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा, तो इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। इसके अलावा इसी हम वीडियो में, इसी क्लास में हम बेबेल योजना क्या है इसको बताएंगे, शिमला सम्मेलन क्या हुआ था, छोटी छोटी घटनाएं इनको बताएंगे, नौसेना विद्रोह जो हुआ था उसको बताएंगे, और 1945 का जो आम चुनाव हुआ था उस समय भारत में, प्रांतीय चुनाव हुआ था, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो याद रखना, ये सब टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से देखना जरूरी है। कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, नेताजी और आजाद हिंद फौज, भारत की स्वतंत्रता का जो संग्राम के दौरान ये शुरू किया गया था। तो एक तरफ कांग्रेस और गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन देश में चल रहा है, और एक तरफ याद रखिएगा आजाद हिंद फौज, ये भी देश को आजाद कराने के लिए अपने तरीके का कार्य कर रहा है। तो इसको हमें ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझना है, कि अगर हमारा क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं और एक चीज को इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर सबसे पहले बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस, याद रखना, इनके राजनीतिक गुरु CR दास थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास थे। इनकी पत्नी, याद रखना, एमिली जो आपका सैकल, और पुत्री जो है अनीता, ये भी याद रखिएगा। और इनकी जो पुत्री थी वो जर्मन, इनकी जो पत्नी थी वो जर्मन थी, और ये जर्मन महिला से शादी किए थे, याद रखिएगा। इनकी पुत्री का नाम अनीता था, क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। जुलाई 1940 में कलकत्ता के हॉलबेल जो है आपका स्टेचू को हटाने के आंदोलन का नेतृत्व किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, किसको? सुभाष चंद्र बोस को। ये आपका जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, हॉलबेल स्टेचू जो है हटा रहे थे, उसी को लेकर के यहाँ पर इनको गिरफ्तार किया गया। द अल्टीमेट, बंगाल के गवर्नर को कड़ा पत्र, यदि मुझे आजाद नहीं किया गया तो मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। परिणाम क्या निकला कि इनको जेल से छोड़ दिया गया, लेकिन कलकत्ता के घर में इन्हें कड़ी नजरबंदी के साथ रखा गया। याद रखिएगा, अगर उससे पहले थोड़ा घटना के थोड़ा और पीछे अगर हम जाते हैं तो आपको पता होगा कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस, याद रखना, अगर कहा जाए तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के भी अध्यक्ष थे। और त्रिपुरी अधिवेशन में ही जो है सुभाष चंद्र बोस, जब गांधी ने असहयोग करने से इनकार कर दिया, समितियों के गठन में अपना पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। उस स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस वहीं से कांग्रेस पार्टी छोड़ करके फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी बनाए थे, और इसके बाद उनकी एक्टिविटी यहीं शुरू होती है। तो जानना, 1940 में जुलाई में हॉलबेल जो आपका स्टेचू हटाने को लेकर ब्रिटिश सरकार को गिरफ्तार किया, और ब्रिटिश सरकार को यह लग गया था कि इनका झुकाव जर्मनी की ओर है, इनका झुकाव जापान की ओर है, तो उनको नजरबंद कर दिया गया। उनके घर में ही उनको क्या किया गया, उनको कड़ी सुरक्षा के बीच में नजरबंद कर दिया गया। और यहीं से वो जो है अब जर्मनी जाना चाहते हैं, तो कैसे जाते हैं, एक एक करके हम यहाँ कड़ियों को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 17 जनवरी 1941 को आरंभ हुआ। साथ ही भगत राम के साथ ही कलकत्ता से महाअभिनिष्क्रमण उनका हुआ, वहां से घर से भाग गए, घर छोड़ दिया। तो कलकत्ता से घर छोड़े थे भगत राम के साथ 1941 में, नजरबंद किया गया था, और वहां से चुपके से ये अपने मित्र के साथ वहां से निकल गए। आगे पहुंचते हैं, आपका जो है क्या कहते हैं, गोमे नामक स्थान पर भेष, एक जो है मौलवी का भेष करते हैं गोमे नामक स्थान पर। यहाँ पर
उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो पेशावर पहुंचते हैं और वहां पर भेष बदल देते हैं एक बीमा एजेंट के रूप में, क्योंकि इन सब पे ब्रिटिश सरकार का अधिकार था। तो अपना भेष बदल बदल कर करके ये जो है जा रहे थे। तो जब आपका गोमेज से आपका जो पेशावर पहुंचे तो इन्होंने भेष बदल दिया था एक बीमा एजेंट के रूप में। फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं और पेशावर से अफगानिस्तान के काबुल जब पहुंचते हैं तो काबुल में इन्होंने अपना नाम क्या रख दिया था, जियाउद्दीन पठान रख दिया था अपना नाम। और जियाउद्दीन पठान के नाम से ही वो अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं और रूस से बर्लिन। इटालियन पासपोर्ट नाम क्या था, ओरलैंडो मेसोएटा। वहां से याद रखिएगा रूस से कहां पहुंचते हैं, बर्लिन पहुंचते हैं। रूस में इनको रुकने से मना कर दिया गया क्योंकि रूस याद रखिएगा ब्रिटेन के साथ युद्ध लड़ने लगा था। इससे पहले ब्रिटेन के खिलाफ था, लेकिन जब जर्मनी ने रूस पर हमला किया तो रूस ब्रिटेन की ओर आ गया, इसलिए इनको रूस में रुकने से इनको खतरा महसूस हुआ। इसीलिए याद रखिएगा रूस से बर्लिन पहुंचे और इटालियन पासपोर्ट था, वहां इनका नाम क्या था याद रखिएगा, ओरलैंडो मेसोएटा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके नाम जगह जगह बदले हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना इनका पहला जो नाम था याद रखना, अगर कहा जाए तो देखा जाए तो एक मौलवी का नाम भेष बदल के गए थे, बाद में जियाउद्दीन पठान का नाम रख लिया था और बाद में जो है और लैंडो के नाम से जो है ये आगे बढ़े और रूस से कहां पहुंच गए, बर्लिन पहुंच गए। ठीक है। रणनीतिक अगर नोट कहा जाए तो जून 1941 में जर्मनी के रूस पर आक्रमण के कारण मास्को से बर्लिन की यात्रा करनी पड़ी। इनको मास्को में नहीं रुकने का जो है यही कारण था जो मैंने आपको ऊपर बताया, क्योंकि रूस याद रखेगा वो किधर शामिल हो गया था, तो ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। इसीलिए इनको जो है मास्को से कहा जाना पड़ा, बर्लिन जाना पड़ा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूरोप पे कूटनीति अगर कहा जाए तो यूरोप पे जाकर के इनकी मुलाकात होती है हिटलर से। एक कहानी बता देता हूं। हिटलर जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करता था और लोगों को कई दिनों तक जज करता था कि इनकी क्या आवश्यकता है, हमसे क्या आवश्यकता नहीं है। तो जब याद रखेगा सुभाष चंद्र बोस जब उसके पास गए मिलने के लिए तो उसके ऑफिस में इनको 15 से 20 दिन तक इंतजार करना पड़ा। ये डेली आते थे और डेली जो है ये वहां इंतजार करते थे कि हमें जो हिटलर से मुलाकात करनी है, और हिटलर केवल ये देखना चाहता है कि कहीं एक दो दिन आकर के भाग ना जाए और मैं इसके ऊपर विश्वास कर लूं और बाद में हमको धोखा न दे दे। तो जरूरत किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की। तो अगर इसको जरूरत हमारी है, हिटलर को ये लगता था कि अगर इसको हमारी जरूरत है तो इसको कुछ दिन इंतजार करने को देखा जाए कि क्या ये आदमी सही है कि गलत है। अगर इनको हमारी वास्तव में जरूरत है तो ये कितना भी दिन होगा इंतजार कर लेगा, क्योंकि इसको हमारा महत्व भी पता होगा। याद रखना उसके बाद 15 दिन के बाद जो है हिटलर इनसे मुलाकात किया। तो याद रखिएगा दृष्टिकोण, जर्मनी ब्रिटेन युद्ध को एक ईश्वर प्रदत्त अवसर माना था किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, और कहा था कि ब्रिटेन को हराना सबसे आसान समय यही है और ब्रिटेन को हराया जा सकता है, और जो है क्या कह सकते हैं ईश्वर प्रदत्त अवसर हमको मिला है, इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। रणनीति कहा जाए, हिटलर से भारतीय आजादी के लिए सहयोग की मांग किया। फांसीवाद के कारण जवाहरलाल नेहरू ने इस योजना का कड़ा विरोध किया था, याद रखिएगा। तो जब ये गए थे वहां तो इसका जवाहरलाल नेहरू ने विरोध भी किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। याद रखना उपलब्धियां, जब ये हिटलर से मुलाकात हुई तो क्या उपलब्धि मिली इनको। फ्री इंडिया सेंटर बर्लिन में स्थापना किया था, अन्य केंद्र रोम और पेरिस। तो फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, और कहां पे किया था, तो बर्लिन में किया था। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और इसका एक केंद्र रोम और इसका एक केंद्र कहां पर, पेरिस में स्थापित किया गया, किसका, फ्री इंडिया सेंटर का। अगर हम बात करते हैं उपलब्धि क्या हुई, याद रखना इन्हें आउटकम अगर कहा जाए, दूसरा आउटकम क्या था, तो उपलब्धि और नारा, यही पहली बार नेताजी की उपाधि मिली थी। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कह के संबोधित किया था, हिटलर ने। तो हिटलर ने ही नेताजी कहा था। तो नेताजी जो उपाधि है इनको यही मिली थी, हिटलर द्वारा जर्मनी में मिली थी। और जय हिंद का नारा गूंजा था। तो फ्री इंडिया सेंटर में जो भारतीय ब्रिटिश सेना सैनिक थे जिसको हिटलर ने कैद कर रखा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने उन सैनिकों की मांग किया था कि वो भारतीय सैनिक है, ब्रिटिश सेना में शामिल थे, उन्हें हमें दे दिया जाए। तो याद रखिएगा हिटलर ने उन सैनिकों को इनको दे दिया। तो फ्री इंडिया सेंटर की बैठक में ही उस सैनिकों को संबोधित करते हुए वहीं बर्लिन में ही याद रखिएगा जय हिंद का नारा दिया था। तो जय हिंद का नारा भी
बर्लिन में ही दिया था, ये भी याद रखिएगा। द फ्री इंडिया लीजन 41 में उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों से गठित सेना थी। जर्मनी सेना की 950वीं नेटिव इन्फेंट्री में, याद रखना। तो जो भारतीय सैनिक थे, युद्ध बंदी थे, उनको जो है हिटलर ने सौंप दिया और उसी के माध्यम से द फ्री इंडियन लीजन नामक एक संगठन स्थापित किया और वहीं पर, याद रखेगा, जय हिंद का नारा दिया था, उन सैनिकों के बीच में दिया था। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, फरवरी 1943 में यू बोट पनडुब्बी द्वारा प्रस्थान किया। याद रखना, मसूदा के जो है नाम से ये जापान आगमन हुए और पीएम तोजो से भेंट किया था। उस समय जापान के पीएम तोजो थे, उनसे भेंट किया था। और जब ये जर्मनी से जापान गए थे, तो याद रखना इनका नाम क्या था, इनका नाम इन्होंने रख दिया था मसूदा। मसूदा नाम से, याद रखना, ये जो है जापान पहुंचे थे, याद रखिएगा। और किस बोट से, तो यू बोट पनडुब्बी से गए थे। मार्च 1942 में टोक्यो में रास बिहारी बोस द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। मार्च 1942 में टोक्यो में रास बिहारी बोस द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने स्थापित किया था। ये वही रास बिहारी बोस है जिन्होंने 1912 में चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था और जिससे वो जो घायल हो गए थे, बच गए थे, वहां से गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले आए थे और तब से यहीं पे थे। तीनों ने ही, याद रखिएगा, मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। आईएनए की वैचारिक पृष्ठभूमि की बात किया जाए, आजाद हिंद फौज के वैचारिक पृष्ठभूमि की बात किया जाए अगर, तो 15 दिसंबर 1941 को मलाया में ब्रिटिश भारतीय युद्ध बंदियों को मिला करके आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी मलेशिया में। उस समय मलेशिया को मलाया कहा जाता था। 15 दिसंबर 1941 को ब्रिटिश भारतीय जो सैनिक थे, उन्हीं जो युद्धबंदी थे, उन्हीं को मिला करके, याद रखना, आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। तो 15 दिसंबर को 1941 को आजाद हिंद फौज मलेशिया में स्थापित किया गया था और मलेशिया को मलाया कहा जाता था, याद रखिएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किया किसने था, तो संस्थापक कौन कौन लोग थे। एक कैप्टन मोहन सिंह थे, प्रथम कमांडर थे। कैप्टन मोहन सिंह के ही दिमाग में पहली बार ये बात आई थी कि एक ऐसा फौज बनाई जाए जिसमें ब्रिटिश भारतीय सैनिक हो जो हमारे लिए काम करेंगे और हम उन्हीं के माध्यम से जापान और जर्मनी के सहयोग से भारत पर आक्रमण करेंगे और ब्रिटिश सरकार को हरा देंगे। तो पहली बार आजाद हिंद फौज की जो कल्पना की गई थी, वो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में ये बात आई थी, याद रखिएगा। जापानी मेजर फुजीवारा और विज्ञानी प्रीतम सिंह, इन लोगों ने मिलकर के ही आजाद हिंद फौज में अपना सहयोग दिया था। आजाद हिंद फौज के स्थापना में मोहन सिंह और रास बिहारी बोस का महत्वपूर्ण योगदान है, याद रखिएगा। आईएनए मूल रूप से फुजीवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह का जो है मानसिक पुत्र था, ये भी याद रखना। ये सब इनकी सोच थी, ये तीनों लोगों की सोच का ही नतीजा था। तो इसे क्या कहते हैं, मानसिक पुत्र कहा जाता है। मन में इसकी स्थापना का पहला विचार इन्हीं लोगों के मन में आया था। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेतृत्व परिवर्तन, सिंगापुर पहुंचते हैं। सिंगापुर बिल्कुल मलेशिया के बगल में है। तो 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 41 में आजाद हिंद फौज बनाया गया 15 दिसंबर को, और 4 जुलाई 1943 को, याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज की कमान को रास बिहारी बोस ने किसको दे दिया, सुभाष चंद्र बोस को। अब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर बन गए। 5 जुलाई 1943 को सेना का पूर्ण पुनर्गठन और नेताजी सेनापति चुने गए। और संसाधन, जापान में हथियारों के लिए दान की पुकार और सोने चांदी के ढेर लग गए जब इन्होंने जो है वहां पर जापान में जो है क्या कह सकते हैं, दान के रूप में जब मांगा था, तो लोगों ने देना यहीं पर शुरू कर दिया और जिससे जो है इसका जो है संसाधन बढ़ता चला गया। दिल्ली चलो का नारा भी दिया गया था और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। लेकिन आजाद ये नारा क्यों दिया था, क्योंकि आजाद हिंद फौज का जो फॉर्म भरना होता था उस पर अंगूठा लगाना होता था, सिग्नेचर नहीं करना था, उस पर अंगूठा लगाना होता था। और अंगूठा वही व्यक्ति लगाता था जो
अपने हाथ से चाकू लेकर के और अंगूठे को चीर देता था। अंगूठे को चीरेगा, जब खून इसमें लग जाएगा तो उसी जो खून लगा रहेगा अंगूठे में, उसी का खून होगा, और उस पर क्या करेगा, उस फार्म पर जो है क्या करेगा, मोहर एक तरह से जो है थंब लगाएगा, और तब जाकर के जो है वो आजाद हिंद फौज का सिपाही बन सकता है। तो याद रखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा इसीलिए दिया गया था कि जो है सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि जो व्यक्ति अपना खून नहीं बहा सकता है थोड़ा सा, वो बलिदान के लिए तैयार कैसे होगा। तो जिसके पास हिम्मत होगी वही आजाद हिंद फौज का सदस्य बन सकता है, नहीं तो बाहर जा सकता है। तो उसका सदस्यता का सबसे बड़ा पैमाना यही था कि अपने अंगूठे को काट के हल्का सा, और खून जो है अपने खून से थंब उस पर लगाना होता था आजाद हिंद फौज के फॉर्म पर, और तब उसको आजाद हिंद फौज की सदस्यता मिलती थी। तो याद रखिएगा, इसीलिए नारा दिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बात याद रखिएगा। और दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने दिया था। क्यों दिया था अभी आगे आपको मैं बताता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर सुभाष चंद्र बोस थे। इसको कई डिवीजन में बांटा गया था, किसको, आजाद हिंद फौज को। तो जो प्रथम डिवीजन था, कमांडर जो है मोहम्मद जमान कियानी थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो जो प्रथम कमांडर था, उस जो डिवीजन था, मोहम्मद जो है आपका जमान कियानी, ये उसके क्या थे, कमांडर थे। इसी इसी प्रथम डिवीजन में अलग अलग ब्रिगेड बनाया गया था, उनके नाम रखे गए थे। जैसे पहला जो सुभाष ब्रिगेड है, वो प्रथम गुरिल्ला युद्ध की तरह काम करता था, और उसके जो है शाहनवाज खान पहले कमांडर थे, उन्हीं वही उसको देखते थे। सुभाष ब्रिगेड के की देखरेख शाहनवाज खान के नेतृत्व में चल रहा था। गांधी ब्रिगेड द्वितीय गुरिल्ला था, जो इनायत खान देख रहे थे गांधी ब्रिगेड को, सिपाहियों को। और आजाद ब्रिगेड था, जो तृतीय था, वो गुलजारा सिंह के उसको देख रहे थे। और चौथा नेहरू ब्रिगेड था, आप क्या देखना, गुरु दयाल सिंह ढिल्लो उसको देख रहे थे। तो अलग अलग ब्रिगेड के अलग अलग कमांडर थे, जो उसकी देखरेख में सैनिकों का जत्था काम कर रहा था। तो इन सबके नाम याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। जो द्वितीय डिवीजन है आपका, कमांडर अजीज अहमद थे। प्रथम और द्वितीय इन्फेंट्री रेजिमेंट प्रेम सैगल देख रहे थे, याद रखिएगा। अभी सबका नाम दोबारा भी आएगा लाल किला मुकदमा में। महिला विंग क्या देखना, रानी लक्ष्मी रेजिमेंट था, और कमांडर लक्ष्मी सैगल उसको देख रही थी, ये भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सब कमांडरों के नाम याद रखिएगा। और जो आजाद हिंद फौज की संरचना थी, जो उसको बांटा गया था अलग अलग डिवीजन में, ये भी याद रखना। तो 3 डिवीजन बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, ठीक है। तो पहला जो डिवीजन है, उसके जो कमांडर कौन थे, मोहम्मद जमान कियानी। दूसरे के अजीज अहमद थे, ये याद रखिएगा। और तीसरे के आपका जो है लक्ष्मी सहगल थी, इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी ब्रिगेड बनाए गए हैं उनको भी याद रखिएगा कि कौन कौन से नाम से ब्रिगेड है और उनके नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रतीक चिन्ह, तिरंगे पर दहाड़ते हुए बाघ का सौरपूर्ण चित्र था। तो आजाद हिंद फौज का जो झंडा था वो तिरंगे का समान था, उस पर जो है दहाड़ता हुआ एक बाघ का चित्र था। संगीत क्या था, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आजाद हिंद फौज के सिपाहियों का राष्ट्रगीत क्या था, तो राष्ट्रगीत यही था, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा। रचनाकार राम सिंह ठाकुर और आपका बंशीधर थे, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगीत क्या था। आदर्श वाक्य क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो आजाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य था, एकता, वफादारी और बलिदान। याद, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आजाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य क्या था, एकता, वफादारी और बलिदान, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संरचना की बात करते हैं तो सिंगापुर में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना किया गया था, जन चेतना का मुख्य अस्त्र था। तो सिंगापुर में रेडियो बनाया गया था, उसका नाम था आजाद हिंद रेडियो, और इसी रेडियो से बोलते हुए इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। आगे बताऊंगा, अभी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यह देखेगा, अर्जी हुकूमत ए आजाद हिंद 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में, मुख्यालय सिंगापुर और रंगून था। यह देखेगा, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के अलावा एक स्वतंत्र सरकार स्थापित किया था, वो अस्थायी सरकार थी, और जापान, जर्मनी जैसे देशों ने उसको मान्यता दिया था
इंपॉर्टेंट है, वो सरकार सिंगापुर में स्थापित की गई थी, याद रखिएगा। उसका मुख्यालय सिंगापुर और रंगून, म्यांमार या बर्मा का रंगून भी शहर था और दूसरा सिंगापुर उसका मुख्यालय था। सरकार स्वतंत्र भारत की एक मंत्रिमंडल स्थापित किया गया था। उसके प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस बनाए गए थे। वित्त मंत्री एच.सी. चटर्जी थे। प्रसार मंत्री एस.ए. अय्यर थे और महिला मंत्री लक्ष्मी स्वामी नाथन थी, याद रखिएगा। तो जो आपका एक अर्जी हुकूमत आजाद हिंद अर्थात जो अस्थायी सरकार बनाई गई थी, वो याद रखिएगा 21 अक्टूबर को सिंगापुर में बनाया गया था 1943 में। मुख्यालय सिंगापुर और रंगून दोनों जगह पे था। और याद रखिएगा किन किन देशों ने इस सरकार को मान्यता दी थी। तो पहला देश था जापान। जापान ने सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस स्थापित सरकार को मान्यता दिया था कि बाद में यही सरकार जब आजाद हिंद फौज के द्वारा पूरे भारत पर अधिकार हो जाएगा तो यही सरकार पूरे भारत का शासन चलाएगी। इसीलिए याद रखना इन सब देशों ने मान्यता दिया था। तो कौन कौन देश मान्यता दिए हैं इनको याद रखेगा। जैसे जापान सर्वप्रथम मान्यता दिया, जर्मनी, इटली, थाईलैंड, चीन, कोरिया और आपका जो है बर्मा, फिलीपींस और क्रोएशिया जैसे देशों ने सुभाष चंद्र बोस की सरकार को मान्यता दिया था। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है किन किन देशों ने मान्यता दिया था। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है, गलती मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है 10 डिग्री चरण उसको अलग करता है, अंडमान निकोबार को अलग करता है। तो अंडमान निकोबार पर जापान का अधिकार हो गया, लेकिन जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। तो क्वेश्चन आपकी बीपीएससी यूपीपीसी से पूछा जा चुका है। अंडमान विजय 6 नवंबर 1943 को जापानी सेना ने अंडमान निकोबार जीत लिया और आजाद हिंद फौज को सौंप दिया। नेताजी द्वारा नया नाम रखा गया शहीद और स्वराज द्वीप रख दिया गया अंडमान निकोबार का। भारतीय भूमि पर तिरंगा 18 मार्च 1944 को कैप्टन शाहनवाज की बटालियन जापानी सेना के साथ बर्मा सीमा पर कर्नल शौकत मलिक ने सीमा पार कर इम्फाल मणिपुर में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा फहराया था, मतलब झंडा फहराया था। अंतिम युद्ध का उद्घोष 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो से महात्मा गांधी, याद रखना, महात्मा गांधी ने स्वाधीनता के अंतिम युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगा है। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी से कि इस लड़ाई में मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। और ऐतिहासिक क्षण यही पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सिंगापुर में ही किया था, याद रखना, आजाद हिंद रेडियो से बोलते हुए। और जय हिंद का नारा दिया था, वो दिल्ली चलो का नारा दिया था। जय हिंद का नारा तो जर्मनी में दिया था, आपका दिल्ली चलो का नारा दिया था। और यहीं पर रेडियो से बोलते हुए इन्होंने महात्मा गांधी से स्वाधीनता के लिए आशीर्वाद मांगा और राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो सुभाष चंद्र बोस कभी महात्मा गांधी की बुराई भी किए हैं और उनको कभी कभी उनकी बड़ाई भी किए हैं, तो राष्ट्रपिता संबोधित उन्होंने ही किया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभियान पर विराम मई 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बदलते समीकरण, ब्रिटिश सेना का रंगून पर पुनः अधिकार और आजाद हिंद सैनिकों का विवशतापूर्ण आत्मसमर्पण। जब बर्मा पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया तो याद रखना जो आजाद हिंद फौज के सैनिक थे वो विवश होकर के आत्मसमर्पण कर दिए। शहादत कहा जाए तो 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइकू ना हवाई अड्डे पर दुर्घटना हवाई अड्डे में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर के बहुत विवाद खड़ा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर के बहुत सारी समितियां बनाई गई हैं उनकी जांच के लिए कि क्या वो मरे थे कि या वो जिंदा थे। तो कौन कौन समितियां बनाई गई थी लिस्ट में दे दे रहा हूं, उनको देख करके याद कर लीजिएगा कि समिति कब बनाई गई थी और क्यों बनाई गई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दूसरा ये बताओ, याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर के एक भ्रम पैदा हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे, मरे नहीं थे। ये बात उजागर कब होती है तो याद रखना 1985-86 में उत्तर प्रदेश के जो फैजाबाद अयोध्या शहर है, अयोध्या में एक बाबा थे गुमनामी बाबा। गुमनामी बाबा की जब डेथ हो जाती है तो बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस से हूबहू उनकी शक्ल मिलती है। ऐसा फोटो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिलती है। और उससे ज्यादा बड़ी पहचान ये मिली कि जब गुमनामी बाबा जो मर गए, जब उनके घर की जांच की गई तो पता चला कि सुभाष चंद्र बोस के एक एक सामान उनके पास पाए गए। सुभाष चंद्र बोस का चश्मा, उनके लिखे हुए पत्र, हिटलर से पत्र व्यवहार या फिर उनकी पत्नी के जो पत्र लिखे गए थे उनके सारे सामान वो सब पाए गए। उसकी भी फोटो हमारे पास उपलब्ध है।
इंटरनेट पे उपलब्ध है, आप उसको भी देख सकते हैं। और एक बार जरूर सर्च करिएगा गुमनामी बाबा। गुमनामी बाबा के नाम से ही जो है ये घटना मशहूर हुई कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे, मरे नहीं थे। इसके अलावा एक घटना और जो है अगर कहा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री ने भी जब ताशकंद समझौता करने गए थे तब उन्होंने भी ये मैसेज किया था, वहां रेडियो से बोला था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को भारत लेके आ रहा हूं जिसको देख करके दुनिया पूरे भारत के लोग खुश हो जाएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस की ही बात कर रहे थे। उसकी भी फोटो ताशकंद समझौते की जरा लिस्ट पे देखिएगा इस स्क्रीन पे। तो सुभाष चंद्र बोस आप देख सकते हैं पीछे खड़े हुए हैं, गोल में जो लगा हुआ है निशान। और लाल बहादुर शास्त्री जब ताशकंद समझौता करने गए थे 1965 युद्ध के बाद, तब की ये तस्वीर है। लेकिन बाद में वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है लाल बहादुर शास्त्री की, तो ये घटना वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा जाता है उनकी मृत्यु को लेकर के तमाम अफवाहें फैली थी कि वो जिंदा थे, मरे थे, जो भी था। लेकिन ऑफिशियल अभी भी भारत सरकार यही मानती है कि इनकी मृत्यु ताइवान में हुई है, हवाई हमले में, हवाई जब वो दुर्घटना में हो गए थे, ये बात याद रखिएगा। लेकिन इनकी बॉडी नहीं पाई गई, इससे शंका बढ़ती चली गई। इससे बहुत सारी फिल्में बनी हैं। एक जो है ताशकंद फाइल नामक मूवी बनी है, कभी टाइम मिले उसको भी देखिएगा। तो उसमें भी इन चीजों को दिखाने का प्रयास किया गया है, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, गलत ना होने पाए, ठीक है। व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके। आज मुझे मरना चाहिए ताकि भारत स्वतंत्र और गौरव प्राप्त कर सके। अखंड भारत का संकल्प हमारी देवी मातृभूमि को विभक्त नहीं होने दिया जाएगा। इस लाइन सुभाष चंद्र बोस की थी, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाती है। अब जो सैनिक थे उन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, और वो ब्रिटिश सैनिक थे तो भारतीय सैनिक, लेकिन वो ब्रिटिश सेना में शामिल थे। और जब सेना में कोई शामिल होता है तो उसको शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ अगर तोड़ा कोई तो इसे निष्ठा की शपथ कहते हैं। और निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप में ही आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया और उनको फांसी की सजा दे दी गई। इसे इतिहास में लाल किला मुकदमा कहते हैं। लाल किला मुकदमा आजाद हिंद फौज के सिपाहियों जुड़ा हुआ है। तो लाल किला मुकदमा से कौन कौन अभियुक्त था, इनको भी देख लेते हैं। उनके बचाव के लिए कांग्रेस ने क्या काम किया ये भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसको लाल किला मुकदमा कहते हैं या आजाद हिंद फौज मुकदमा कहा जाता है। तो लाल किला मुकदमा याद रखिएगा 5 से 11 नवंबर 1945 के बीच चला। आरोप क्या था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने का राजद्रोह का आरोप लगाया गया कि जो निष्ठा की शपथ आपने लिया था उस शपथ को आपने तोड़ दिया, इसीलिए लाल किला मुकदमा में उन सिपाहियों को फांसी की सजा दे दी गई। कटघरे में नायक कौन कौन थे, कौन कौन से अभियुक्त थे? तो आरोपी कौन थे? सरदार गुरबख्श सिंह ढिल्लो थे, श्री प्रेम सहगल थे और शाहनवाज खान थे। इन 3 लोगों को याद है कटघरे में खड़ा किया गया। यही 3 लोग अभियुक्त थे जिनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और मामूली सुनवाई के बाद इनको फांसी की सजा दे दी गई। IAN बचाव समिति, आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन कांग्रेस ने किया। कांग्रेस द्वारा गठित वकीलों का एक एलिट दल बनाया गया और वो कांग्रेस ने एक वकीलों का जो ग्रुप बनाया उसका नाम रखा गया आजाद हिंद फौज बचाव समिति। इस समिति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? भूलाभाई देसाई कर रहे थे। तो इस समिति का अध्यक्ष कौन थे? भूलाभाई देसाई थे। अन्य प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली और आपका बख्शी आपका जो है टेकचंद थे। इन लोगों ने मिल करके पैरवी किया, मुकदमा लड़ा और इन सैनिकों के लिए जो फांसी की सजा थी उसको आजीवन कारावास में बदलवा दिया। तो ये बहुत बड़ी कांग्रेस की जीत थी। तो कांग्रेस के अंदर बहुत सारे वकील थे, नेहरू जी खुद वकील थे। तो वकीलों का एक ग्रुप जिसके अध्यक्षता भूलाभाई देसाई ने किया था और आजाद हिंद फौज बचाव समिति के माध्यम से इनका मुकदमा लड़ा गया और लाल किला मुकदमा में इनकी फांसी को कारावास में बदलने का जो काम किया गया अपने आप में बहुत जो है सराहनीय है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। आजाद हिंद फौज के जो आरोपी हैं इनका नाम भी याद रखिएगा कि कौन कौन आरोपी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी गलती आप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जन आक्रोश और दबाव। 12 नवंबर 1945 को देशव्यापी आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। राशिद अली केस, 11 फरवरी 1946 को अधिकारी राशिद अली की 7 वर्ष की सजा के खिलाफ कलकत्ता में भयंकर प्रदर्शन किया गया। हार में जीत, कोर्ट मार्शल में तीनों सेना अधिकारियों जिनके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया था अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। परिणाम क्या निकला कि भारी दबाव और विद्रोह के डर से 3 जनवरी
1946 को वायसराय की विशेषाधिकार का प्रयोग करके फांसी की सजा को माफ कर दिया गया था उनका, ये बात याद रखिएगा। तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों का माफी को माफ कर दिया गया। तो बाद में जो है वायसराय ने माफ कर दिया और उनको आजीवन कारावास में बदल दिया गया, ये बात याद रखिएगा। तो दो कारण था, एक तो वकीलों का बचाव और दूसरा जन आक्रोश। तो लोगों को लगा कि जो है फिर विद्रोह हो सकता है, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उनके फांसी को माफ कर दिया और आजीवन कारावास में बदल दिया। तो इन तीनों लोगों के नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलती आप लोगों से ना होने पाए, ठीक है। साहित्यिक साक्ष्य की बात करते हैं तो याद रखना, द इंडियन पिलग्राम आत्मकथा है। 1937 में यूरोप प्रवास के दौरान लिखित, जन्म से लेकर के 1920 में सिविल सेवा से त्यागपत्र तक की वैचारिक यात्रा का इन्होंने उल्लेख किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को याद रखिएगा 1920 में सिविल सेवा में चुना गया था और एक मित्र के कहने पर, एक अंग्रेज मित्र था इनका, उसने कहा कि सिविल सेवा की परीक्षा भारतीय नहीं पास करते, तुम तो बिल्कुल नहीं पास कर सकते। उन्होंने पास किया और त्यागपत्र, नौकरी मिलने के बाद त्यागपत्र दे दिया कि अपने दोस्त को दिखाने के लिए, देखो मैं सिविल सर्विस का एग्जाम पास कर सकता हूँ। बाद में कलकत्ता का मेयर बनाया जाता है। और याद रखना, सिविल सर्विस का पेपर 1920 में इन्होंने जो पास किया था, ये भी याद रखना। तो द इंडियन पिलग्राम इनका जो है आत्मकथा का नाम है, सुभाष चंद्र बोस का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, यह जो है द इंडियन स्ट्रगल, इनकी भी जो है दूसरी आत्मकथा है, जहां से 1920 से लेकर 1942 तक के स्वतंत्रता आंदोलन का गहन विवेचन किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं पत्रकारिता की, बात करते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक न्यूज़पेपर 1939 में प्रकाशन हुआ, 1940 में प्रतिबंधित कर दिया गया। 2008 में इटली के एक अनुयायी द्वारा 111वीं जयंती पर दुर्लभ प्रतियों को राष्ट्र को पुनः समर्पित किया गया, ये भी याद रखिएगा। तो एक इटली का जो है अनुयायी था, उसने इन जो उस समय के न्यूज़पेपर छपे थे, जो है फॉरवर्ड ब्लॉक न्यूज़पेपर था, उसके प्रति को अपने पास रखा था, उसने भारत सरकार को दिया, जो एक जो है आपका क्या कह सकते हैं विरासत के रूप में, उसको आज भारत सरकार अपने पास संग्रहालय में सजो के रखी है, ठीक है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या कहा था? देशभक्तों का देशभक्त कहा था इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को, याद रखना। महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा था। मेरा बेटा पर परिवार का बिगड़ैल बच्चा कहा था। हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, जो संकीर्णताओं और जाति भेदभाव की उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं थी। वो संकीर्ण मानसिकता के नहीं थे, जाति भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे, ये उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं थी। ये लाइन सुभाष चंद्र बोस के लिए महात्मा गांधी ने कही। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा था, किसको? सुभाष चंद्र बोस को, याद रखिएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें राष्ट्र नायक कहा था, ये भी याद रखिएगा। एक ऐसा महानायक जिसने अपनी मातृभूमि को बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए पूरी दुनिया को युद्ध के मैदान में बदल दिया। जय हिंद, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज और लाल किला मुकदमा, इसको हमने देख लिया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बेबेल योजना क्या है इसको देख लेते हैं। इसके अलावा शिमला समझौता हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ था, वो क्या है। इसके बाद में नौसेना विद्रोह हुआ था, इसको देख लेंगे तो चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो स्वतंत्रता की ओर बढ़ते अंतिम कदम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 1945 से 46 के बीच में जो घटनाएं हुई हैं, बेबेल योजना, शिमला सम्मेलन, ये सब क्या थे, इनको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गलती हमें यहाँ भी नहीं करनी है। तो हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे आगे। तो जुलाई 1945 में, याद रखेगा, बेबेल योजना आई थी। बेबेल भारत के वायसराय बन के आए थे। उन्होंने एक योजना रखी थी, क्या योजना थी उसको बताना है। नया राजनीतिक प्रस्ताव था। जून जुलाई 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ और वार्ता विफल कैसे हो गई, क्यों हो गई, क्या था। दिसंबर 1945-46 में आम चुनाव हुए थे, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चुनाव किस लिए हुए थे, क्या था। और फरवरी 1946 में शाही नौसेना का विद्रोह हुआ था, सशक्त बगावत हुई थी, क्यों हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। यह 8 महीने का समय वह निर्णायक दौर था जिसने ब्रिटिश शासन की राजनीतिक और सैन्य दोनों नींव को हिला करके रख दिया। 3-4 घटनाएं कौन कौन सी थी, एक एक करके हम देख लेते हैं। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है, तो हमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। सबसे पहले अगर बात करते हैं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, तो याद रखना वायसराय कौन बन के आए थे, तो वायसराय बन के आए थे लॉर्ड बेबेल।
लॉर्ड बेबल वायसराय बन के आए तो वायसराय की जो कार्यकारिणी होती थी उसमें भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। तो याद रखिएगा इस बार क्या था कि बराबर बराबर सदस्य रहेंगे, हिंदू सदस्य और मुस्लिम सदस्य बिल्कुल बराबर रहेंगे, हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर रखना था और अंतिम व्यवस्था युद्ध समाप्ति के बाद नया संविधान लागू होने तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी, ये निर्णय लिया गया था। पूर्ण भारतीयकरण, वायसराय और सेना अध्यक्ष को छोड़ करके सभी सदस्य भारतीय होंगे, ये निर्णय लिया गया। बेबल ने ये योजना रखी कि जो हमारा कार्यकारिणी परिषद होगा उसमें वायसराय और सेना अध्यक्ष को छोड़कर सारे पद भारतीयों को दे दिए जाएंगे, लेकिन वायसराय के पास वीटो अधिकार वायसराय के पास ही रहेगा। और कमांडर इन चीफ और अधिकार हस्तांतरण की बात आई तो विदेशी मामले भी भारतीयों के पास रहेंगे। सीमांत और कबीलाई मामलों को छोड़ करके सारे मामले भारतीयों को दे दिए जाएंगे। ये प्रस्ताव किसने रखा? वायसराय लॉर्ड बेबल ने रखा। और उच्चायुक्त, ब्रिटिश व्यापारियों के हितों के लिए उच्चायुक्त बनाया जाएगा, जिससे ब्रिटिश व्यापारियों की जो है कोई नुकसान ना होने पाए। तो बेबल ने यह प्रस्ताव रखा और यह भी कहा कि इसमें मेन जो मुद्दा था वो हिंदू मुसलमान सदस्यों को बिल्कुल बराबर रखना था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। और बाद में यही विवाद का कारण बनता है। तो बेबल कौन थे? पूछा जाता है कि बेबल योजना में बेबल कौन थे? तो भारत के वायसराय थे, उन्होंने ये प्रपोजल रखा था। इसी को हमें जानना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। शिमला सम्मेलन, याद रखना जो बेबल ने प्रस्ताव रखा था, हिंदू मुसलमानों को बराबर बराबर रखा जाएगा और भारतीयों को सारे अधिकार दे दिए जाएंगे। इसी बात को लेकर के एक बैठक बुलाई गई शिमला में। शिमला में बैठक कब बुलाई जा रही है? जून के महीने में 24 जून से लेकर के 14 जुलाई 1945 के बीच में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था बेबल योजना के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए कि हिंदू मुसलमान सदस्यों को रखना जो है तो किस सदस्य को रखना है, किसको हटाना है। तो अपना अपना नाम सुझाने के लिए राजनीतिक पार्टियों को बुलाया गया। लेकिन शिमला में ही क्यों बुलाया गया? क्योंकि आपको पता होगा कि भारत की दो राजधानियां थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी और शीतकालीन राजधानी। शीतकालीन जो राजधानी थी वो दिल्ली थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो आपका शिमला थी। तो उस समय जून का महीना चल रहा है, गर्मी का महीना चल रहा है, तो शिमला में ही वायसराय रहते थे। आज भी वहां पे वायसराय का हाउस बना हुआ है और वहीं पर बेबल प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 21 प्रमुख भारतीय नेताओं का एक ऐतिहासिक जमावड़ा वहां पर इकट्ठा हुआ और 21 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां शिमला सम्मेलन में इकट्ठा हो गई। निर्णय ये लेना था कि वायसराय की जो परिषद है उसमें हिंदू और मुसलमान सदस्यों की संख्या बराबर बराबर रहेगी। हिंदू बराबर रहेंगे और मुस्लिम बराबर रहेंगे और हिंदू सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी थी। बात थी मुस्लिम सदस्यों की। मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के लेकर जब प्रश्न उठा तो भारत की 21 पार्टियां थी जिसमें बहुत सारे मुस्लिम सदस्य थे। कांग्रेस में भी थे, मुस्लिम लीग में भी थे, अन्य पार्टियों में भी थे। ध्यान समझिएगा, मुस्लिम लीग का कहना यह था कि जो कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्य की नियुक्ति होगी, मुस्लिम लीग का और जिन्ना का कहना था उसमें सारे सदस्य केवल मुस्लिम लीग से आने चाहिए और किसी पार्टी से नहीं आना चाहिए। तो जो मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति होनी है यहाँ पर, लीग का कहना था, मुस्लिम लीग का कहना था कि जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे वो केवल मुस्लिम लीग से आएंगे और किसी दल से नहीं आएंगे। इसी बात को लेकर के शिमला में विवाद खड़ा हो गया, ये बात याद रखिएगा। कांग्रेस की ओर से मौलाना अबुल कलाम आजाद गए थे क्योंकि यही कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे और भूला भाई देसाई इनके साथ गए थे, इनके साथ। और मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान गए थे और जिन्ना ने वहीं पे कहा कि जितने भी सदस्य होंगे मुस्लिम वो केवल मुस्लिम लीग से आएंगे और किसी पार्टी से नहीं आएंगे। इसी को लेकर के विवाद हो गया और शिमला समझौता क्या हो गया, स्थगित हो गया। और अकाली दल से मास्टर तारा सिंह भी गए थे, याद रखिएगा। शिमला सम्मेलन गतिरोध का विवरण क्या था? इसमें गतिरोध कहाँ उत्पन्न हुआ, मुस्लिम लीग जिन्ना का रुख क्या था, सब पार्टियों का रुख भी जानना जरूरी है। तो मुस्लिम लीग जिन्ना का रुख था, मांग क्या था कि सभी 5 मुस्लिम सदस्य केवल मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत होने चाहिए और किसी पार्टी से नहीं होना चाहिए। यही विवाद का कारण था। तर्क क्या दिया इन्होंने कि लीग ही भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है और परिषद में लीग से बाहर का कोई भी मुसलमान नहीं होना चाहिए। यह इनका तर्क था कि परिषद में केवल मुसलमान रहेंगे, वो भी केवल मुस्लिम लीग से रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मुसलमानों की का प्रतिनिधित्व करने वाली मैं एकमात्र संस्था हूं, मैं एकमात्र पार्टी हूं। कांग्रेस का आजाद का रुख क्या था? आजाद कौन? आजाद मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनका क्या रुख था?
ये तो जिन्ना का रुख था, जिन्ना की सोच थी। अबुल कलाम आजाद का क्या कहना था कि जिन्ना ही एकमात्र प्रतिनिधि होने की मांग पूरी तरह से अस्वीकार है, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। तर्क दिया कि कांग्रेस ने मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व देने की मांग मान ली है, लेकिन वह एक धर्मनिरपेक्ष संस्था के रूप में अपनी पहचान नहीं खोना चाहती है। ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इनका तर्क था। और हिंदू महासभा आपत्ति क्या दर्ज किया कि बेबल योजना के 50-50 फार्मूले का विरोध किया कि कैसे 50-50% कैसे होना चाहिए, बराबर बराबर सदस्य नहीं होना चाहिए। तर्क दिया कि भारत के 25 करोड़ हिंदुओं के मुकाबले मात्र 9 करोड़ मुसलमानों को परिषद में समान प्रतिनिधित्व क्यों दिया जा रहा है। आप कार्यकारिणी में 5 हिंदू 5 और मुस्लिम सदस्य को नियुक्ति कर रहे हो, बराबर का दर्जा क्यों दे रहे हो भाई। जब इनका कहना था हिंदू महासभा का कि जब 25 करोड़ हिंदू हैं तो उनको 5 सीट और 9 करोड़ मुस्लिम है उनको भी 5 करोड़ 5 सीट, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इनकी आपत्ति अपनी तरह से अलग थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबके रुख को वहां जाना जरूरी था। शिमला सम्मेलन में इसे ही गतिरोध का कारण बन गया और इसी को लेकर के जो है वहां विवाद खड़ा हो गया, ठीक है। याद रखना, इसी को जल विभाजक की संज्ञा दिया था मौलाना आजाद ने कि ये जल विभाजक एक बहुत बड़ा विभाजक का काम किया, वाटर शेड का काम किया है, मूवमेंट था, याद रखिएगा। एक तरफ बेबल और आपका जो है क्या कहते हैं जिन्ना, मुस्लिम लीग। अब यहीं पर याद रखना, देखा जाए तो क्या हुआ कि शिमला सम्मेलन में बेबल ने मुस्लिम लीग को परोक्ष रूप से वीटो निषेधाधिकार दे दिया। यदि बेबल जानते थे कि सभी मुसलमान लीग के अनुयायी नहीं है, फिर भी लीग के विरोध के कारण योजना को निरस्त कर दिया गया। ये बात याद रखना, क्योंकि विरोध हो गया इसीलिए योजना को निरस्त कर दिया गया। लीग की मजबूती क्या थी। लीग अब किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव को रोक सकती थी। सम्मेलन के बाद वो अधिक मजबूत होकर के उभरी। आजाद का निष्कर्ष था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस घटना को भारतीय इतिहास में जल विभाजक वाटर शेड की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि जैसे एक नदी के जल को एक पहाड़ विभाजित कर देता है 2 भागों में, वैसे ही बेबल इस शिमला सम्मेलन ने और जो मुस्लिम लीग का तर्क है, इसने जल विभाजक का काम किया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन, इसी दौरान क्या हुआ, ब्रिटेन में चुनाव हुआ और ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो गया। तो नया नेतृत्व, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत हुई। चर्चिल के स्थान पर क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। चर्चिल चुनाव हार जाते हैं और उसके स्थान पर क्लेमेंट एटली चुनाव जीत जाते हैं। और लेबर पार्टी पहले से ही, आपको पता, मैंने बताया था कि भारत के प्रति उदार दृष्टिकोण रखती थी, भारत के विरोध में कोई ऐसा काम नहीं करती थी। तो क्लेमेंट एटली जो है भारत के प्रधानमंत्री, वहां इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन गए। और भारत सचिव किसे बनाया गया, पैथिक लॉरेंस को जो है नया भारत सचिव नियुक्त किया गया। यही पैथिक लॉरेंस है जो कैबिनेट मिशन योजना के साथ भारत आए थे। कैबिनेट मिशन योजना में जो 3 लोग थे उसमें पैथिक लॉरेंस भी थे जो भारत सचिव थे, और यही कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष भी थे। आगे इनके बारे में बताऊंगा। तो भारत सचिव कौन बन गया, पैथिक लॉरेंस, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बन गया, क्लेमेंट एटली बन गए। वहां पर सत्ता का परिवर्तन हो गया उसी दौरान। केंद्रीय विधान मंडल चुनाव हुआ दिसंबर 1945। एक तरफ इंग्लैंड में चुनाव हुआ, सत्ता परिवर्तन हो गया, और उसी समय भारत में भी चुनाव हुआ केंद्रीय विधानमंडल में दिसंबर 1945 में। कांग्रेस की शानदार जीत हुई। 102 में से 57 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया। ये भी याद रखना, पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की केंद्र में बन गई। अब ऐसी स्थिति में जिन्ना के पास विकल्प क्या था कि अब सांप्रदायिक दंगा करो और दंगा कर करके ये मैसेज दे दो कि भारत में एक साथ लोग नहीं रह सकते हिंदू मुसलमान, इसीलिए बांटो और छोड़ो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय विधानसभा का चुनाव 46 के प्रथम 3 महीने में हुआ। प्रांतीय विधानसभा का चुनाव भी कराया गया। क्या देखना, प्रांतीय विधानसभा जो चुनाव कराया गया, कांग्रेस का विशाल बहुमत, अधिकांश प्रांतों में जीत हुई, विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में। ये आपका उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, याद रखिएगा। यहीं पे अब्दुल गफ्फार खान थे, और ये आपका चूंकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है और सीमा पर है, इसलिए उसे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कहा जाता है। तो वहां पे कांग्रेस जीत गई। खुदाई खिदमतगार और असम में सरकार बनाई, जिस पर लीग का दावा था। क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बाद भी कांग्रेस जीत गई, और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का ये क्षेत्र किसी कीमत पर नहीं चाहता था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, याद रखिएगा। पंजाब का गठबंधन की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बहुमत से दूर रही। यहाँ यूनियनिस्ट और कांग्रेस अकाली गठबंधन ने खिज जो आपका हयात खां के नेतृत्व में सरकार बनाया। अब पंजाब में सरकार किसकी बन गई 1946 में,
सरकार किसकी बन गई? कांग्रेस की बन गई। कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन गई। मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी पंजाब में सरकार नहीं बना पाई 46 के चुनाव में। मुस्लिम लीग का गढ़ बंगाल की बात कर लेते हैं, तो बंगाल में एच.एस. सोहरावर्दी के नेतृत्व में सरकार बनी और सिंध में बहुमत का सरकार बनी। तो सिंध में मुस्लिम लीग की बहुमत की सरकार बनती है, पंजाब में कांग्रेस सरकार बनती है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कांग्रेस सरकार बनती है और बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार बनती है। बाकी पूरे भारत में किसकी सरकार बनती है? कांग्रेस की सरकार बनती है। कांग्रेस को अधिकांश प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला, जीत गई। तो जो जो प्रांत विवादित थे, जहां पर मुस्लिम लीग की सरकार बनना बिगड़ना था, उसके बारे में याद रखिएगा। सिंध हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत हो गया, और आपका जो है बंगाल हो गया। यही आपका जो केंद्र थे जहां पे मुस्लिम लीग की सरकार बनी, कहीं पे नहीं बनी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बगावत की चिंगारी शाही नौसेना विद्रोह। जब देश आजाद होने के करीब पहुंचा तो शाही नौसेना विद्रोह हुआ। शाही नौसेना क्यों कहते हैं? क्योंकि महारानी की सेना थी, इसे शाही सेना विद्रोह कहा गया, शाही सेना कहा गया। उसका विद्रोह हुआ था 18 फरवरी 1946 को। अपना बर्थडे भूल जाना, लेकिन ये डेट याद रखना, क्वेश्चन आता है। बगावत की चिंगारी, ये बगावत यहाँ पे क्यों हुआ? और शाही नौसेना में अधिकांश भारतीय सैनिक थे। उन सैनिकों ने बगावत क्यों कर दिया, उनका विद्रोह क्यों हो गया, जबकि देश आजाद होने की मोड़ पर है? तो याद रखना उसके कारण क्या थे। कई कारण हैं। मूल कारण, पहला कारण है नस्लवादी भेदभाव। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय नाविकों के साथ व्यवस्थित नस्लीय जो आपका भेदभाव और अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। उनको जो है अपशब्द कह के उनको बुलाया जाता था, ये एक कारण था। खराब भोजन, नाविकों को दिए जाने वाले भोजन की अत्यंत खराब गुणवत्ता थी, जिसमें अक्सर कीड़े और अपर्याप्त पोषण होता था। इसकी वजह से सैनिक बहुत नाराज थे। तीसरा, कम वेतन। ब्रिटिश समकक्षों की तुलना में भारतीय नाविकों का वेतन काफी कम था और जीवन यापन की लागत के लिए भी अपर्याप्त था। वेतन कम मिलता था, जबकि उसी पोस्ट पर अंग्रेज कोई होता था, उसे पर्याप्त वेतन मिलता था। आजाद हिंद फौज के मुकदमे को लेकर के आक्रोश था। लाल किले में चल रहे आजाद हिंद फौज के सैनिकों के सार्वजनिक मुकदमे के कारण नाविकों में गहरा असंतोष और सहानुभूति थी उन सैनिकों के प्रति जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा था, ये भी एक कारण था। और बीसी दत्त की तत्काल रिहाई की मांग, नाविकों द्वारा अपने साथी बीसी दत्त की बिना शर्त और तत्काल रिहाई की मांग की गई थी, ये भी एक कारण था। ये रिहाई क्यों, ये कौन व्यक्ति हैं, ध्यान दीजिएगा। बंबई में 1100 भारतीय नाविकों का आपका जो है एक विद्रोह हुआ था। तत्कालिक कारण क्या था कि नाविक बीसी दत्त को जहाज की दीवार पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये बात याद रखिएगा, यहीं से तत्कालिक कारण था और तत्कालिक कारण में यहीं से विद्रोह क्या हो गया, शुरू हो गया नौसेना का। ध्यान देना, ये जहाज है पानी का और पानी जहाज पर भारत छोड़ो किसे लिख दिया था? तो बीसी दत्त ने लिख दिया था, ये बात याद रखना। बीसी दत्त का भी नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ही नौसेना के उस जहाज पर भारत छोड़ो लिख दिया, इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया और तत्कालिक कारण यही था, गिरफ्तार किया गया। जैसे 1857 के विद्रोह में तत्कालिक चर्बी वाला कारतूस था, वैसे तत्कालिक की गिरफ्तारी को रिहा करना था बिना शर्त। और बाकी एक कारण पहले से थे, जिससे असंतोष सैनिकों के बीच में पहले से पर्याप्त भरा हुआ था और इस तत्कालिक कारण की वजह से नौ सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, 18 फरवरी को याद रखिएगा। विद्रोह की ज्वाला की बात की जाए, अगर हम भारत के मैप पर देखे हैं तो कराची में पहला विद्रोह का केंद्र कराची था। कराची में हिंदुस्तान जहाज पर बगावत की गई थी, तो हिंदुस्तान नामक जहाज पर कराची में बगावत किया गया। बंबई में याद रखना जो है HMIS तलवार पर शुरुआत विद्रोह हुआ और MS खान के नेतृत्व में नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया गया था। बंबई में विद्रोह मतलब हड़ताल का विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। मद्रास में भी विद्रोह का प्रमुख केंद्र था और कलकत्ता में और मद्रास में नाविकों में विद्रोह का विस्तार किया। इन लोगों ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया। सांप्रदायिक एकता का अभूतपूर्व दृश्य दिखाई दिया। विद्रोहियों ने ब्रिटिश यूनियन जैक को जो है उखाड़ करके फेंक दिया और तीनों झंडा, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी का एक साथ झंडा लहराया गया उन जहाजों पर। मुस्लिम लीग का भी झंडा लहराया, कांग्रेस का भी झंडा लहराया गया और आपका जो है कम्युनिस्ट पार्टी का भी झंडा लहराया गया कि जो है ये तीनों लोगों ने सपोर्ट किया था नौसेना विद्रोह का। सैनिकों का समझाया भी बाद में इन लोगों ने, लेकिन याद रखना ये अलग दृश्य दिखाई दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर पूछा जाए शाही नौसेना विद्रोह का केंद्र कौन कौन थे, तो कराची, कलकत्ता, बंबई और आपका मद्रास, इनको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, सहानुभूति और समर्थन, नौसेना हड़ताल। रॉयल इंडियन
एयरफोर्स के कर्मचारियों द्वारा बंबई, पूना, कलकत्ता, आपका जयसोर और आपका अंबाला में सहानुभूति हड़ताल किया गया। तो नौसैनिकों के समर्थन में वायुसेना के सैनिकों ने भी हड़ताल किया। थल सेना की बगावत, जबलपुर और कोलाबा में सैनिकों का विद्रोह में शामिल हो जाना। तो जो थल सेना थी वो भी विद्रोह में शामिल हो गई, नौसेना और वायुसेना तीनों। ठीक है। रणनीतिक हस्तक्षेप और आत्मसमर्पण, 25 फरवरी 1946 की बात है। मध्यस्थता किसने किया? इन सैनिकों को समझाया किसने? सरदार पटेल ने। सरदार पटेल ने समझाया और जिन्ना ने भी समझाया। ज्यादा जिन्ना भी समझाया, क्योंकि जिन्ना को लग गया कि जो है देश तो बटेगा और सैनिक अगर इस तरह विद्रोह करते रहेंगे देश कैसे चलेगा। तो कराची के सैनिकों को जिन्ना ने समझाया था। तो सरदार पटेल और जिन्ना के हस्तक्षेप पर नाविकों ने आत्मसमर्पण का आग्रह किया गया और इन्हीं दोनों के समझाने पर इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आश्वासन, सरदार पटेल ने नाविकों को स्पष्ट आश्वासन दिया कि उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इसके बाद आत्मसमर्पण हो गया। जब आश्वासन मिल गया कि मुकदमा नहीं चलाया जाएगा आपके ऊपर, तब इनको आश्वासन मिल गया, इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और जो है विद्रोह क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है। तो इसमें मध्यस्थता किसने किया था? पटेल और जिन्ना, दोनों याद रखिएगा। ब्रिटिश राज की बात करते हैं। रणनीतिक सहमति का अंत, शिमला में यह सिद्ध हो गया कि प्रमुख भारतीय दलों के बीच ब्रिटिश मध्यस्थता अब विफल रही। जनादेश का ध्रुवीकरण चुनाव हुआ। जनता अब स्पष्ट रूप से बढ़ चुकी थी, जिसमें विभाजन या युद्ध, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सैन्य वफादारी का अटूट नौसेना विद्रोह हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में जानना जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो जो छोटी छोटी घटनाएं हुई थी उनके बारे में भी आपको बता दिया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप आज हम लोग यहीं तक करते हैं। अब मॉडर्न इंडिया के जो कुछ और जो वीडियो मतलब क्लास बच गई हैं उसको भी मैं करा दूंगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।